हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहाँ से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पूर्णिमा। जैसे कि आप पूर्ण चाँद को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूर्ण चाँद वाली जो रात होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। फिर 15 दिन के बाद जो है हम लोग इसको नहीं देख सकते, और एक नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है। ये नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, और ऐसी रात में आसमान क्या होता है, साफ होता है, और आसमान का अवलोकन आप जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो पूर्णिमा समझ में आ गया कि इसमें पूर्ण चांद होता है, और ये महीने में हम लोग एक ही बार देख सकते हैं। फिर 15 दिन के बाद इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, और ये अमावस्या वाली रात होती है, और इसमें आसमान बिल्कुल साफ होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि सूर्य चंद्रमा तथा जो भी हमें वस्तुएं देखने को मिलती है आसमान में, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो चमकता है आसमान में चमकती है, इसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड जो रहता है बड़ा आकार का रहता है, गर्म होता है, क्या रहता है, गैस से बना हुआ रहता है, ठीक है। और इसके पास अपनी ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, इसलिए वो चमकता है। और इसी खगोलीय पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तरह का तारा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य भाई एक तरह का तारा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत, आपको पता है ना कि सूर्य हमें बड़ा दिखता है और तारा जो है बहुत ही छोटा दिखता है, ठीक है। और तारा जो है ना, जबकि सूर्य से बहुत बड़ा रहता है, लेकिन ये बहुत दूर रहता है, इसलिए हमें जो है ये बहुत छोटा दिखाई देता है। वैसे ही जैसे कि हवाई जहाज़ बहुत बड़ा रहता है, लेकिन वो कितनी छोटी दिखाई देती है, वैसे ही। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की विभिन्न, तारे का जो समूह होता है ना उसको, जो कि अलग अलग आकृति की होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अर्सा मेजर और बिग बियर जो है ये आपका नक्षत्र मंडल का ही एक प्रकार है, ठीक है। नक्षत्र मंडल क्या होता है, तो जो तारों का समूह होता है उसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पे सप्तऋषि का आप नाम सुने होंगे, जो कि 7 तारों का समूह होता है, और ये अर्सा मेजर का एक भाग होता है, ठीक है। किसका होता है, अर्सा मेजर का एक भाग होता है। तो प्राचीन समय में रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा को बताता है, और इसे हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं। पूछा जाता है ध्रुव तारा से हम लोग किस दिशा को ये इंगित करता है, तो ये उत्तर दिशा को इंगित करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसा पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से ये बना है। पूछा जाए अगर प्लेनेट किससे बना हुआ है, तो ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जिसको हम लोग को प्लेनेटाइट कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, तो परिभ्रमक मतलब क्या होता है, परिक्रमा मतलब कि अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जैसे ये सूर्य है, इसके चारों ओर आपका प्लेनेट घूमते रहता है ना, तो इसलिए इसका नाम जो है आपका प्लेनेट टाइप बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, ठीक है। तो पृथ्वी जिस पर हमें रहते हैं ये एक ग्रह है, और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से ही प्राप्त करती है। जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। देखिए चंद्रमा क्या है, एक तरह का उपग्रह है, और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक है। तो पूरे 8 ग्रह हैं, और इसमें जैसे कि हमारा पृथ्वी के पास आपका चंद्रमा है, वैसे इन ग्रहों के पास भी अपना चंद्रमा है।
देखिए, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड जो होता है, तो इसी से सौरमंडल का निर्माण होता है। तो सौरमंडल में आपका हर एक चीज़ आ जाता है, ठीक है। यानी अगर हम बोले कि सूर्य हो गया, फिर 8 ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उपग्रह मतलब कि किसको बोल रहे हैं, चंद्रमा को बोला जा रहा है। फिर खगोलीय पिंड हो गया, फिर शुद्ध ग्रह क्या होता है ना, छोटे छोटे ये होते हैं जो कि आपका दो प्लेनेट के बीच में जो रहता है ये घूमते रहता है, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सौरमंडल का ही जो है आपका इसको परिवार कहते हैं, सौरमंडल का ही ये पार्ट है। देखिए, सूर्य जो है ये सौरमंडल का केंद्र में है, और सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दूर है, तो 15 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, याद रखिएगा। एकमात्र स्रोत कौन है, तो ये आपका सूर्य है। देखिए, ग्रह, अब हमें पता है ना कि 8 ग्रह है, तो इसको याद है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रह, हिंदी में हम लोग याद नहीं कर सकते, इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अगर हम बोले तो मार्स, वेनस, अर्थ और सॉरी, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो आप अगर इसको याद नहीं कीजिएगा तो आप इस तरीके से इसको वर्ड में याद कर लीजिए, MVEM, MVEM, फिर J, फिर SUN, सन, सन, ठीक है। MVEM मतलब मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये जो मरकरी है इसको बुध कहते हैं, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, ठीक है। ऐसे ही मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो आप याद कर सकते हैं, बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एन, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है, और ये रास्ते जो रहते हैं दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। पूछा जाता है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो है किस आकार में वो चक्कर लगाते हैं, तो ये दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि पहले मरकरी, फिर वेनस, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आता है। तो यहाँ देखिए, आप अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 48 दिन लगता है, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो याद रखिएगा शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसका आकार या आकृति जो रहता है बिल्कुल पृथ्वी के समान है। तो जुड़वा ग्रह कौन कौन है, शुक्र और पृथ्वी है। अभी तक प्लूटो जो था एक ग्रह जो है माना गया था, लेकिन ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन का एक बैठक हुआ था 2006 में, उसके बाद इसको एक बौना ग्रह का नाम दिया गया था, ठीक है, बौने ग्रह का नाम दिया गया था। तो बौना ग्रह कौन सा है, तो ये आपका क्या है, बौना ग्रह प्लूटो है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से तीसरा के डिस्टेंस में, सूर्य से तीसरा ग्रह में कौन है, तो ये आपका पृथ्वी है। तो अगर आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा तो फिर आप किसी का भी स्थान को आप बता सकते हैं। आकार में याद रखिएगा ये 5वां बड़ा ग्रह है, और ध्रुव के पास थोड़ी चपटी रहती है, और इसी के कारण इसका आकार जो है भू आप कहा जाता है। भू आप मतलब क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रकाश की गति से किससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो कितना जीरो है, 5 जीरो है, याद रखिएगा। तो इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसकी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है, ये भी याद रखिएगा। सूर्य की जो रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ हैं, ये तो आपको पता है, सिर्फ हमें पृथ्वी में देखने को मिलता है ना। तो
क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी है, फिर पानी है, हवा है, तो जो कि जीने के लिए जो चाहिए ये हमें कहाँ मिलता है, तो पृथ्वी में ही देखने को मिलता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पानी भी रहता है ना, तो इसके कारण ये नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 20 जुलाई 1969 को जो है पहली बार चंद्रमा पे कदम रखे थे। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का डेट याद रखिएगा कि कब कदम रखे थे। इसके बाद हमारा चंद्रमा आता है। चंद्रमा की देखिए, ये जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे लगभग कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है, 3,84,400। देखिए, उपग्रह जो होता है ना, एक तरह का खगोलीय पिंड है। उपग्रह जैसे कि चंद्रमा को बोला जा रहा, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा हूँ, जैसे सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, ग्रह लगाता है। उपग्रह क्या करेगा, ये आपका ग्रह के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, इसलिए इसको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो मानव निर्मित उपग्रह भी होता है, यानी जिसको कृत्रिम पिंड हम लोग कहते हैं, जो कि वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है, इसका नाम देख लीजिए। ऐसे तो क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक इसमें। इनसेट है, IRS है, और येडुसेट है। ये 3 जो है उपग्रह है, जो कि मानव निर्मित आपका उपग्रह है, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है कितने दिन में लगाता है, ये पूछा जाता है। 27 दिन में लगाता है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट में कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि इतने ही, क्योंकि इसे जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है, और इसको अपना अक्ष पे भी घूमने में इतना ही वक्त लगता है, इसलिए जो है हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई रहता नहीं है, आपको पता होगा। फिर देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होती है। तो तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त, जैसे ये सब है ना, तारा है, ग्रह, उपग्रह है। उपग्रह में चंद्रमा आ गया, ग्रह में पृथ्वी आ गया, तारा। इसके अतिरिक्त आपका छोटा छोटा पिंड होता है, ठीक है, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। जैसे मंगल है, ये बृहस्पति है, तो इनके इस ग्रह के बीच में जो है ये अपना चक्कर लगाते रहता है, इसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का पिंड से क्वेश्चन आता है नहीं, जो कि हम लोग जो कि वायुमंडल की जो परत है ना, उससे रिलेटेड आता है कि उल्का पिंड कौन से मंडल में आते ही जल जाता है। तो ये आपका मध्य मंडल में जैसे ही इंटर करता है ना, उल्का पिंड जल जाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो ये किसका रहता है, तो पत्थर का रहता है, ठीक है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाता है कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की ही होती है, और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के समय घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाता है, ठीक है, और चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, और जिससे धरातल पर गड्ढा भी बन जाता है। यानी जब ये पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होता है, पृथ्वी पर गड्ढा बन जाता है। तो क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है, और इस पेटी को हम लोग क्या कहते हैं, पट्टी को आकाशगंगा, इस पट्टी को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है, आकाशगंगा कहते हैं। और ये जो आकाशगंगा है ना, ये सौरमंडल का ही एक पार्ट है। क्या है, सौरमंडल का एक पार्ट है, ठीक है, एक भाग है। तो प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से किया गया है, और इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा था, आकाशगंगा पड़ा था। तो आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों
आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाता है, तो ब्रह्मांड बनाता है। यानी बहुत सारा आकाश गंगा मिलता है तो वो क्या बनाता है, ब्रह्मांड बनाता है। जिसकी आप देख सकते हैं पृथ्वी एक ग्रह हो गया। फिर ये सौरमंडल का पार्ट है, सौरमंडल आकाश गंगा का पार्ट है, आकाश गंगा किसका पार्ट है, ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आकाश गंगा मिल्की वे का एक भाग है। ठीक है, सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की वे का जो है एक भाग है। ठीक है, का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 और इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम सब डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तो ये केवल सीटेट के लिए ही नहीं बल्कि आपका जो भी एग्ज़ाम होता है बीपीएससी बिहार स्टेट उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।